दोस्तों आज है 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार ने किस पैनल का गठन किया। ठीक है, यानी शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस पैनल का गठन किया। तो किस पैनल का गठन किया दोस्तों? तो किस पैनल का? एक्सपर्ट पैनल का, यानी ऑप्शन ए यानी अपना सही, यानी एक्सपर्ट जो पैनल है उसका गठन किया शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब बात आई है एक्सपर्ट पैनल की, थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, संघीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 अगस्त को उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अल्पसंख्यक जनजातियों के संबंध में विरोध भेदभाव जो है उसे क्या किया, दिशा जो है निर्देश को संबोधित किया, क्या है, संशोधित करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है। यानी जो केंद्रीय सरकार है, संघीय सरकार है, उसने क्या किया, यानी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं और पिछड़ा वर्ग है, दिव्यांग और अल्पसंख्यक जो जनजाति हैं, उनके संबंध में भेदभाव के शिक्षा निर्देशों को संवैधानिक करने के, ठीक है, संशोधन करने के लिए क्या एक्सपर्ट पैनल का गठन किया है। ठीक है, एक विशेष पैनल बनाने का सरकार का निर्णय शिक्षा और समानता के समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील प्रबंध दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रूप दर्शाता है। ठीक है, इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या है, बड़ा बदलाव आएगा। क्या है, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, पैनल उस शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य संप्रदाय के संबंध में मौजूदा भेदभाव नीतियों की कुशलता का मूल्यांकन करेगा और उनके जो प्रचार प्रसार की जांच भी करेगा। ठीक है, यानी जो पैनल है शिक्षा में संस्थानों के जो अनुसूचित जनजाति वगैरह उनके क्या करेगा, उनके जो भेदभाव नीतियों की कुशलता का मूल्यांकन करेगा। ठीक है, और प्रसार भी करेगा। ठीक है, अध्ययन के आधार पर जो पैनल का मौजूदा निर्देशों को आवश्यक संशोधन और अपडेट की प्रस्तावना करेगा। पैनल विविधता को गले लगाने और व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान करने वाली समावेशों की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर भी क्या करेगा, जोर देगा। ठीक है, पैनल भेदभाव की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए, व्यक्ति को प्रोत्साहन करने के लिए भी क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कंसोर्टियम ने, ठीक है, कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों कौन सी? डीप टेक स्टार्टअप लॉन्च की। किसने क्या की है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है, लॉन्च की। ठीक है, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूएंट ने ठीक कौन सी पॉलिसी लॉन्च की है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है, यानी ऑप्शन अपना ए सही है। अब डीप टेक स्टार्टअप की बात आई है तो इसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं जो हमारा नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है। ठीक है, एक कंसोर्टियम ने सार्वजनिक परामर्श के लिए नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे का अनावरण किया है। ठीक है, इसने कौन सी डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे को, जो मसौदे हैं उनका क्या है, अनावरण किया है। इसमें मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय डीप टेक स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को क्या करेगा, करने की मांग भी की गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुसंधान, विकास और नवाचार का पोषण करेगा। इसके कुछ ये क्या है, थीम है, जो बौद्धिक संपदा व्यवस्था को मजबूत बनाएगा, वित्त पहुंच को सुविधाजनक करेगा, बुनियादी संरचना और संसाधनों का साझा करने का समर्थन भी करेगा और नियम मानक का प्रमाण पत्र बनाएगा। ठीक है, बनाना है, मतलब मानव संसाधन आकर्षित करना और क्षमता निर्माण का प्रारंभ करना है और प्रोक्योरमेंट और जो है प्रोपोर्टिंग को बढ़ावा भी देना है। नीति और कार्यक्रम को क्या करेगा, इंटरलिंकिंग सुनिश्चित करना पड़ेगा। डीप टेक स्टार्टअप को भी क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। कौन है दोस्तों? अजय कुमार सूद है, यानी वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई में यूपीआई लेन देन 44% बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है। तो कितने लाख करोड़ हो गया दोस्तों? 15 लाख करोड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया है? 15 लाख करोड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, 15 लाख करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं यूपीआई की। ठीक है, तो लेन देन की जो यूपीआई की बात करते हैं तो दोस्तों क्या है, जो लेन देन की संख्या है 996 करोड़ के ऊपर, ठीक ऊपर जो ऊंचाई पर पहुंच गई, जो जुलाई 2022 की तुलना में 58% अधिक क्या है, उल्लेखनीय है। बाजार सहभागियों का अनुमान है कि यूपीआई लेन देन जो बढ़ता ही रहेगा, संभवतः चालू तिमाही यानी 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। ठीक है, यानी तभी कितना है 996, लेकिन आने वाली तिमाही में कितना 1000 का आंकड़ा भी क्या कर जाएगा, ये पार कर जाएगा। भारत में भुगतान डिजिटलाइजेशन के स्तर को मापने वाला केंद्र बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2023 में बढ़कर कितना हो गया था,
395.57 हो गया था, जो देश भर में डिजिटल लेन देन की बढ़ती जो है निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, फाइनल अगर हम बात करें 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जो फाइनेंस ईयर 2019 और 2022 के बीच यूपीआई लेन देन में जो कुल है 121% से और मात्रा में 105% की औसत दर हुई। ठीक है, इतना कितना 105% की अगर बात करें तो 115% क्या हुआ है, औसत दर में क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, फाइनेंस ईयर 2021-22 से। ठीक है, अगर भारत में 78% प्रभावशाली फिटनेस अपनाने, ठीक है, फिनटेक अपनाने की दर जो है जो वैश्विक औसत 64% से अधिक है। ठीक है, जिनमें देश को अमेरिका और चीन के बाद डिजिटल भुगतान का तीसरा स्थान हासिल किसने कर लिया, अपना भारत ने कर लिया। ठीक है, किसने कर लिया, भारत ने कर लिया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे और किसने हैदराबाद में 5G टेस्ट बोर्ड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रेलवे और किसने हैदराबाद में 5G टेस्ट बोर्ड के लिए समझौता ज्ञापन किया है, तो कौन है, IIT मद्रास है दोस्तों। कौन है दोस्तों, IIT मद्रास, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, IIT मद्रास है। ठीक है, कौन सा दोस्तों, IIT मद्रास है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, रेल मंत्रालय और ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास ने क्या किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसमें भारतीय रेलवे के लिए 5G टेस्ट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस टेस्ट बोर्ड को सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर और टेलीकम्युनिकेशन में है जो है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान का जो उद्देश्य है भारतीय रेलवे के लिए 5G यूज कैसे, ठीक है, केस के टेस्टिंग और विकास को समर्पित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं RBI, ठीक है, RBI ISET और IIT मद्रास ने क्या किया, बीच हस्ताक्षर किए हैं। AMU का क्या उद्देश्य, भारतीय रेलवे संचार के लिए स्वदेशीकरण के प्रयासों को गति देना और भारतीय रेलवे के लिए टेस्टिंग सुविधा बनाना है। ठीक है, भारतीय रेलवे की जो उद्देश्य है 5G तकनीक संभावनाओं का लाभ उठाकर अपनी संचालन दक्षता और यात्री अनुभव का क्या करना है, समग्र सुरक्षा को बेहतर भी बनाना है। ठीक है, बात करते हैं वास्तविक दुनिया में परिदृश्य को अनुकृत करके शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों को विभिन्न रेलवे संचार और सेवाओं को आधुनिकीकरण के लिए नवाचारी संसाधनों का क्या करना, अध्ययन करने की अनुमति भी करनी है। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑनलाइन गेमिंग पर वित्त मंत्रालय ने कितने % GST लगाने का निर्णय किया है, तो कितने % दोस्तों, 28%। कितने % दोस्तों, 28% GST लगाने का क्या किया है, निर्णय किया है। ठीक है, अब बात करते हैं GST की, तो इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं GST के बारे में। तो बात करते हैं जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST है, काउंसलिंग की 21वीं कौन सी बैठक थी, 51 नंबर की बैठक थी, जिसमें क्या ऑनलाइन गेमिंग पर क्या किया, सभी दावों पर क्या है, मूल्य पर 1 अक्टूबर से क्या है 28% कर लगाने का निर्णय लिया। और लेकिन कब से दोस्तों, 1 अक्टूबर से। ठीक है, GST को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया है। GST कब लॉन्च किया है, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, बात करते हैं GST परिषद में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो जो है, ठीक, कैसीनो में क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स के लिए आपूर्ति की मूल्यांकन का आधार खिलाड़ी द्वारा जो आपूर्ति करता है भुगतान की किया जाने वाला राशि जो है पिछले जीती हुई राशि में गेम से दाव में दर्ज की गई राशि में शामिल नहीं होनी चाहिए, यानी पिछले में उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, जो भी टैक्स लगेगा नए में होगा। ठीक है, यह निर्णय उपलब्ध राशि का निर्धारण करने के लिए इन क्षेत्रों के लिए, ठीक है, जो कर व्यवस्था का समायोजित करने के लिए स्पष्टता भी क्या कर दी गई है, प्रदान कर दी गई। ठीक है, बात करते हैं GST परिषद जो भारत में GST का कार्यान्वयन है, ठीक है, के लिए उपयोग का प्रस्तावना करने की जिम्मेदारी रखने वाली जो संवैधानिक संस्थान है, ठीक है, उसकी जो पहली 17 सितंबर 2016 में संपन्न हुआ था और इसकी स्थापना के बाद यह नियमित रूप से बैठक का आयोजन कर रही है। ठीक है, जिसमें विभिन्न GST संबंधित मुद्दों पर चर्चा और निर्णय करती है। तो जो इस बार बैठक हुई है कौन से नंबर की, 51 नंबर की हुई है। ठीक है, यानी 2016 के बाद जो भी इसके लॉन्चिंग हो गई, लॉन्चिंग के बाद GST लॉन्चिंग के बाद लगातार क्या इसकी बैठक हो रही है। तो इस नंबर कौन बैठी, 51वीं बैठक थी। ठीक है, बात करते हैं संशोधन संविधान के अनुच्छेद क्या है 279A में, ठीक, 79 के सब क्लॉज A में के अनुसार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 269A के प्रारंभ होने में 60 दिनों के भीतर GST परिषद का गठन करना आवश्यक है। ठीक है, यानी 60 दिनों के भीतर क्या GST परिषद का गठन करना अनिवार्य है। इस परिषद में GST से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें कर, ठीक है, कर दरें, छूटें, सीमाएं और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी क्या है, शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो कितने % बढ़ गई है, 28%। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, नाइजर में तख्ता पलट से जो राजनीतिक स्थिरता को क्षेत्रीय सुरक्षा से खतरा है। ठीक है, तो ठीक है, कहाँ है वो, नाइजर में। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे लिखना था ठीक कहाँ पे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, यानी कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे तख्ता पलट से राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा में क्या है, खतरा है। तो कहाँ है दोस्तों, वो नाइजर में। कहाँ है दोस्तों, नाइजर में है। ठीक है, कहाँ पे है, नाइजर में। अब नाइजर की बात आई है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बात करते हैं 26 जुलाई को नाइजर में तख्ता पलट की कोशिश ने देश की राजनीतिक स्थिरता को हिलाकर रख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, क्षेत्र में बढ़ते इस्लामी विद्रोह को निपटाने के प्रयास की क्या है, चिंताएं भी बढ़ी हैं। जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बजौब, जो देश के पहले शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक परिवर्तन के माध्यम से 2021 में सत्ता में आए थे। ठीक है, इनके विद्रोह इसने क्या है को विद्रोही सैनिक ने हटा दिया था, यानी जो विद्रोही सैनिक ने हटा दिया था। यह लेख तख्ता पलट के पीछे के कारणों का है। ठीक है, क्षेत्र पर इसके प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर क्या है, प्रकाश डाला गया है। बात करते हैं बिगड़ती सुरक्षा और शासन की। तख्ता पलट में जो साजिशकर्ताओं हैं जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए परिषद के रूप में माना जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय जो परिषद के रूप में माना जाता है, इन्हें बिगड़ती सुरक्षा स्थितियों को और सामाजिक आर्थिक मामलों को, ठीक है, कुप्रबंध और ठीक अपनी प्राथमिक प्रेरणा बताया। ठीक है, जो राष्ट्रपति बजौज पर दबाव क्या है, बजौज पर राष्ट्रपति की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विद्रोही दक्षिणी क्षेत्र में जो विद्रोह है कहाँ फैल रहा है, दक्षिणी क्षेत्र में फैल रहा है। ठीक है, सेना ने कुछ वर्ग फ्रांस और उसकी कथित आत्मनिर्भरता से निराश हो गए हैं। यहाँ इस्लामी खतरे का मुकाबला करने के लिए नाइजर में सैनिक तैनात भी हैं। ठीक है, अगर सेना के प्रभाव के प्रतिबंध की बात करें तो सेना के जो प्रभाव है कम से कम करने के लिए राष्ट्रपति बजौज के जो प्रयासों से क्या हो, तनाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, उन्होंने कुछ जनरलों को सेवानिवृत्ति पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, दूसरों को विदेश भेज दिया है और प्रेसिडेंशियल गार्ड को भी क्या कर दिया है, दिए गए। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गार्ड को दिए गए हैं। ठीक है, विशेषाधिकार में क्या है, कटौती कर दी गई, यानी जो प्रेसिडेंशियल गार्ड थे उनकी क्या है, उनकी विशेषाधिकार में क्या कटौती कर दी है, जिससे सशस्त्र बलों की भीतर नाराजगी भी क्या हो गई, फैल गई है। ठीक है, ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, ठीक है, ये है नाइजर। ठीक है दोस्तों, नाइजर। ठीक है, इसके क्या है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, चाड है, ठीक है, नाइजेरिया है, ये सब क्या है, इसके कुछ पड़ोसी देश हैं। ठीक है, क्या है, इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन सा कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा दोस्तों है, दक्षिण अफ्रीका। राजधानी की बात करें तो नियामी है, और राष्ट्रपति की बात करें मोहम्मद बजौज है। मुद्रा की बात करके पश्चिमी अफ्रीकी, ठीक है, फ्रैंक है। ठीक है, CF है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक किलों को हेरिटेज होटल में कौन बदलेगा। ठीक है, हेरिटेज होटल में कौन बदलेगा, तो कौन बदलेगा दोस्तों, यूपी सरकार बदलेगा। कौन बदलेगा दोस्तों, यूपी सरकार। अब यूपी की बात आई तो यूपी की थोड़ी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन, ठीक, पर्यटन में क्या बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक जो किलो हैं उनको क्या करेगा, हेरिटेज में बदलने का क्या प्रस्ताव मांग, ठीक है, ठीक है, क्या करे, प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश जो क्या करे, जो भी हेरिटेज स्थान है, ठीक है, जो भी हेरिटेज उसमें क्या पर्यटक बनाने का प्रस्ताव मंजूरी दे भी दी है। ठीक है, इसमें क्या है, मिर्जापुर का चुनार किला है, झांसी का बरुआ, ठीक है, सांगर किला है, बरसाना का जल महल है, लखनऊ की कोठी गुलिस्तान है, वरदर्शना विलास शामिल भी है। ठीक, इनमें इन इमारतों में क्या, इन इमारतों को क्या है, 90 साल की जो लीज पर निजी क्षेत्र को दिया गया है। ठीक है, अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है, लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे बसी है दोस्तों, तो गोमती नदी किनारे है। स्थापना की बात करें 24 जनवरी 1950 को हुई। पुनर्राज्य की पुनर्गठन की बात करते 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, राज्य का पुनर्गठन हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें 24,09,28 है। ठीक है, कुल जिले की बात करें तो 75 है, कुल तहसील की बात करें तो 240 है। ठीक है, अगर लोकसभा सदस्य 80 है, राज्यसभा 21 है, विधानसभा की बात करें 404 है, विधान परिषद की बात करते हैं तो 100 है। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, पशु क्या है, बारहसिंघा है, प्रमुख नदियाँ कौन है, गंगा यमुना है। प्रमुख बोलियों की बात करें तो ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेली है, अवधी है, खड़ी बोली है, पंचाली है। ये क्या है, ये कुछ प्रमुख बोलियां हैं कहाँ की, उत्तर प्रदेश के। प्रमुख लोकनृत्य की बात करें तो कौन से, नौटंकी है, रासलीला है, झूला है, चपेली है, दिवाली है, कजरी है और करिए क्या है, कुछ लोक नृत्य हैं। अगर प्रमुख खनिज की बात करें तो कौन है, चूना पत्थर है, डोमेलाइट है, ठीक है, और मैग्नेसाइट है, सोप स्टोन है, जिप्सम है, ग्लासेट है और संगमरमर है। ये क्या है, यहाँ की कुछ प्रमुख खनिजें हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ की क्या है, कुछ प्रमुख खनिजें हैं। ठीक है, तो आप इतना उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारतीय कंपनियों को फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 सूची की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा मिला है, 88वां। कौन सा मिला, 88वां, यानी ऑप्शन बी सही है। कौन सा स्थान मिला दोस्तों, 88वां मिला है। ठीक है, कौन सा स्थान मिला दोस्तों, 88वां। ठीक है,
अब बात आई है रिलायंस की, तो ग्लोबल उसके बारे में बात करें। जो ग्लोबल जो फॉर्च्यून ग्लोबल है 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री क्या 88वां स्थान प्राप्त किया है। और 2023 में, अब की बात करें 2023 की, तो 8 भारतीय कंपनी क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, ठीक है, यानी रिलायंस के लिस्ट में क्या है 8 कंपनी और शामिल, जैसे कि इंडियन ऑयल है जो 94 पे है, भारतीय जीवन बीमा है, निगम है 107 नंबर पे, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 158 नंबर पे, भारत पेट्रोलियम की बात करें 233 नंबर पे, भारतीय स्टेट बैंक की बात करें 235 नंबर पे, टाटा मोटर्स की बात करें 237 नंबर पे, और राजेश एक्सपर्ट की बात करें तो 353वें नंबर पे जगह बनाई है। ठीक है, ये इतने कुछ फॉर्च्यून ग्लोबल की कंपनियां हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 लिस्ट में अपनी भारतीय कंपनियां क्या है शामिल हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।